मैं आपको हर वीडियो में प्रिया का एग्जाम्पल देती हूँ। क्यों देती हूँ? ताकि आपको वो अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझे आप। इसके लिए मैं आपको प्रिया का एग्जाम्पल देती हूँ। तो उसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। प्रिया की सैलरी हर महीने 1 तारीख को आती है और 20 तारीख तक उसको पता ही नहीं चलता है कि उसकी सैलरी गई कहाँ, उसके पैसे गए कहाँ। सूरज जी की दुकान अच्छी कमाती है, लेकिन महीने के एंड में उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके पैसे का हिसाब वो लगा ही नहीं पाते। दोनों की जो प्रॉब्लम है वो है अलग अलग, लेकिन रूट कॉज एक ही है। उनके पास ना पैसों को समझने की कोई सिस्टम ही नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम वही सिस्टम समझेंगे, एकदम सिंपल हिंदी में। मैं आपको ना एक वादा करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इमरजेंसी फंड क्या होता है, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसका फर्क आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका रास्ता आपको क्लियर फ्रेमवर्क में समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इनकम क्या होता है, सेविंग क्या होती है, लेकिन आज के इस कोर्स के जरिए आपको मतलब एकदम इजी तरीके से आपको एकदम से समझ में आने वाला है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि फिनटेक के टाइप्स क्या क्या है, मतलब पेमेंट क्या है, लेंडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। लेकिन इन टूल्स को यूज करने के लिए अपने पैसों का क्लैरिटी, नक्शा आपके पास होना जरूरी है। सुरेश जी अपना जो रोज का हिसाब है वो एक ऐप में लिखते हैं, उसके जरिए उनको पता चलता है कि उनके पास अभी उधारी कितना है, राइट? तो आज वही क्लैरिटी जो है हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकम के बारे में बात करते हैं। इनकम मतलब क्या? आपके पास आने वाले सभी पैसे, सिर्फ सैलरी नहीं, इनकम दूसरे सोर्सेज से भी आ सकती है। बहुत लोग है ना सैलरी को ही इनकम कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आप ये इनकम के टाइप्स को समझ लेते हैं ना तो पूरी पिक्चर बदल सकती है। मैं आपको ना एग्जांपल से बताती हूँ। प्रिया की जो सैलरी है वो उसकी एक्टिव इनकम है, मतलब वो काम करती है, उसको उसके पैसे मिलते हैं, ये उसका एक्टिव इनकम है। लेकिन प्रिया का जो म्यूचुअल फंड में उसने एसआईपी किया हुआ है, उससे जो उसको रिटर्न्स मिलेंगे वो उसका पैसिव इनकम है। वहां पे उसको काम करने की जरूरत नहीं है, वो उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो उसका जो रिटर्न मिलेगा उसको, उसका वो पैसिव इनकम रहेगा। सेम लाइक सुरेश जी की जो दुकान चलती है, रोज का जो कस्टमर आता है एंड वो जो उनका दुकान चलता है वो उनकी एक्टिव इनकम है। जो डेली बेसिस उनका मिलेगा उनको, वो उनका एक्टिव इनकम रहेगा। लेकिन सुरेश जी अगर उनका जो दुकान है उनका उसका जो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट अगर किराए पे दे देते हैं एंड उससे उनको अगर किराया आता है हर महीने, तो वो उनका क्या हो गया? पैसिव इनकम। लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ अमीर लोगों के पास ही पैसिव इनकम हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक सिंपल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और एक छोटा सा एसआईपी भी पैसिव इनकम का शुरुआत हो सकती है। कॉन्सेप्ट तो वही है। दूसरा है एक्सपेंसेस, और इसका क्लियर मीनिंग है कि आपसे बाहर जाने वाले पैसे। और ये जो पैसे हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक है फिक्स और दूसरा है वेरिएबल। जब तक आपको इसका क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तब तक आपका बजट बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। आपके लिए एग्जांपल वही लेते हैं प्रिया जी और सुरेश जी का। तो प्रिया का जो घर का रेंट है, ईएमआई, ये तो उसका फिक्स एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर वो उसने अमेज़न से कोई शॉपिंग किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर वो कोई शॉपिंग करती है, बाहर खाना खाने के लिए जाती है, वेकेशन पे जाती है, तो ये उसका वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। सुरेश जी का जो किराया आता है हर महीने, ये उनका फिक्स एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर उनको कोई माल खरीदना है दुकान के लिए, तो वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, तो ये उनका वेरिएबल एक्सपेंसेस। बहुत लोग सोचते हैं कि वेरिएबल एक्सपेंसेस को कम करना ही बचत का एकमात्र रास्ता है, लेकिन फिक्स एक्सपेंसेस भी आप कम कर सकते हो। कैसे? अगर आपका कोई लोन चल रहा है, कोई इंटरेस्ट जो आपको दिया गया है बैंक की तरफ से, उसको आप निगोशिएट करके आपका ईएमआई अमाउंट कम कर सकते हो। या फिर कोई आपका अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसको भी आप बंद कर सकते हो। आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है बजटिंग, और इसका मतलब क्लियर है कि आपका इनकम कहाँ कहाँ पे जा रहा है, और ये पहले से ही डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाद में देखने की बजाय। एक एकदम कॉमनली स्टार्टिंग पॉइंट है 50-30 और 20 का रूल। मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हो, मैंने बताया है कि हाउ टू मैनेज मनी 50-30-20 रूल के एग्जाम्पल मैंने वहां पे बताया है
क्लियरली बताया है कि 50% आपको नीड के ऊपर कैसे खर्च करना है, 30% आपको बॉन्ड्स के ऊपर कैसे खर्चा करना है और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये जो 50, 30 और 20 का जो क्राइटेरिया है वो हर कोई के सैलरी के हिसाब से वो बदल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके सैलरी के ऊपर। अगर आपको एग्जांपल दे तो प्रिया इसी फ्रेमवर्क को ट्राई करती है। 50% वो अपने घर का किराया, EMI, 30% अमेजोन शॉपिंग एंड स्विगी, जोमैटो, अगर वेकेशन प्लान करती है तो वो, एंड SIP म्यूचुअल फंड जो है वो 20%। सुरेश जी भी अपने दुकान का जो प्रॉफिट है इसी लॉजिक को इस्तेमाल करके वो सेविंग करते हैं 20% का, 30% घर का खर्चा वगैरह, एंड जो 50% है नीड, जो दुकान का खर्चा वगैरह है उसके ऊपर। लोग सोचते हैं बजटिंग मतलब स्ट्रिक्ट एकदम रूल, कोई मजा नहीं। लेकिन अगर आप अच्छा बजट बनाते हो तो बॉन्ड्स के लिए आपको जगह मिलती है। मेरा ये वीडियो आप जरूर देख लेना, हाउ टू मैनेज मनी 50, 30, 20 का रूल आपको और भी ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये परसेंटेज मैंने आपको बताया, ये जनरल गाइडलाइन है, हर किसी के इनकम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से ये बदल सकता है। और ये एजुकेशनल वीडियो है, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आपके CA या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। अब तक इस वीडियो में हमने देखा कि पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ पे जाते हैं, लेकिन असली सेफ्टी तब आती है जब हमें अचानक से कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है। और तभी अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अगला इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब है ऐसे पैसे जो आपके अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपके काम आए। जैसे कि अगर आपकी जॉब चली जाती है या फिर घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ये पैसे आपके काम आ सकते हैं। इमरजेंसी फंड अगर आपके पास नहीं होते तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको कर्ज में धकेल सकती है। आपको 3 से 6 महीने का जो इसेंशियल खर्चा है ना, जैसे कि रेंट हो गया, EMI हो गया, तो वो आपको उसका जो टोटल बनता है हर महीने के हिसाब से एटलीस्ट 6 मंथ का आपको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड उस अकाउंट में आपको वो रखना पड़ेगा एज अ इमरजेंसी फंड। जब आपकी जॉब चली जाती है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो वो पैसा आपके काम आ जाए। सुरेश जी ने भी यही किया। जब उनका दुकान का सीजन कम हो जाता है तो वो उसी अकाउंट से वो अपना घर का खर्चा चलाते हैं। लोग क्या सोचते हैं, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट दोनों भी एक ही चीज है, लेकिन रियलिटी ये है कि इमरजेंसी फंड जो होते हैं ना वो आसानी से आप निकाल सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कई जगह पे लॉक इन पीरियड वगैरह होता है। तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड एक अलग अकाउंट में रखना है। इमरजेंसी में क्या होता है ना, टाइम और श्योरिटी दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ये एक जनरल गाइडलाइन है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको इसके ऊपर क्लियर आपको नंबर चाहिए तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। सेविंग का मतलब है अपने पैसे सेफ जगह पे रखना, ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि अवेलेबिलिटी के लिए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपके पैसे ऐसे जगह पे रखना वहां पे बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन वहां पे रिस्क भी होता है। बहुत लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही समझते हैं और इससे गलत डिसीजन लिए जाते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो अभी प्रिया जी हमारी और सुरेश जी, तो प्रिया का जो इमरजेंसी फंड है वो उसका सेविंग है और जो उसका SIP है वो उसका इन्वेस्टमेंट है। तो वहां पे पैसा बढ़ने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अप एंड डाउन सिचुएशन, मार्केट अगर डाउन होता है तो उसका वहां पे रिस्क भी है। सुरेश जी की दुकान का जो प्रॉफिट आता है, रोज का जो कैश है, उससे वो थोड़ा सा सेविंग जो है वो बाजू में रखते हैं एंड उन्होंने एक लॉन्ग टर्म मतलब लमसम का अमाउंट का उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला भी है। तो वहां पे उनका वो सेविंग इन्वेस्टमेंट जो है वो भी वो चालू है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा सेविंग करना ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, लेकिन ये नहीं समझते कि ज्यादा सेविंग करने से वो पैसे जो उन्होंने सेव किए होते हैं वो इन्फ्लेशन से धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो बैलेंस भी
बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे हो, तो आपका सीए तो आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। और लास्ट है, मैंने जो आपको बोला था फाइनेंशियल फ्रीडम, तो फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टेज है जहाँ पे आपका पैसिव इनकम या फिर सेव्ड असेट जो है वो आपके इसेंशियल खर्चे कवर करते हैं और आपको आपके पैशन के लिए रोज काम करना जरूरी नहीं है, वो इसमें से ही कवर हो जाएगा। ये आपको एक फाइनल गोल लगता है, लेकिन आज तक आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं ना, सैलरी, इनकम, इमरजेंसी फंड, एक्सपेंसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब का ये एक कंबाइन रिजल्ट है। लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब बहुत अमीर होना और जॉब जल्दी से छोड़ देना, लेकिन ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, वो ज़रूरत और गोल पे डिपेंड करता है हर किसी के। तो ये छोटी अमाउंट से आप अगर आज शुरू करते हो, तब फ्यूचर में उसका रिजल्ट आपको आपको आज एक एक्शन लेना है। आपका जो 5 स्टेटमेंट है पिछले महीने का, आपको डाउनलोड करना है, आपका सब खर्चा देखना है और उसमें से फिक्स और वेरिएबल खर्चा आपको देखना है। आपको पूरा पिक्चर आपके सामने दिख जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने पर्सनल फाइनेंस की पूरी फाउंडेशन देखी, इनकम से लेके फाइनेंशियल फ्रीडम तक। तो अगली वीडियो में हम इसी फाउंडेशन के ऊपर खड़े रहकर पेमेंट्स और यूपीआई काम कैसे करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि पैसों का पूरा सिस्टम अभी क्लियरली आपके पास अवेलेबल है।